तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 28th जीएसटी काउंसिल मीटिंग कर रहे थे। उसके मिनट्स पढ़ रहे थे और आगे करते हैं। तो स्क्रीन नजर आ रही होगी? यस। ओके, चलिए एक्स यहां से शुरू करना है राजीव जी। सर मैंने जो मार्क करके रखा 18 पॉइंट नंबर 18.15 था, अब वो तो नहीं देख रहा हूँ इधर। वही है एग है। उसका कई सब पॉइंट्स है। ओके। अच्छा, आज के डेट में एक पे रेट क्या है? एक्स पे रेट क्या है? 0 है या क्या है, या 5% है? तो यहां एक बार देखते हैं, रुकिए। एक्स ये देखिए 5% भी है और इसका 0408 प्रिपेयर्ड और प्रिजर्व फिश कैवियर एंड कैवियर सब्स्टिट्यूट प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिश एग्स। अच्छा, फिश एग्स पे 12% है, बर्ड्स एग पे 5% है। मशीन्स फॉर क्लीनिंग सॉर्टिंग, अच्छा मशीन अगर एग से रिलेटेड खरीदेंगे तो 18% है। बर्ड्स एग्स इन ए शेल फ्रेश प्रिजर्व्ड और कुक्ड उस पर 0 है। तो ये कौन सा है? बर्ड्स एग नॉट इन शेल। क्या होता है ये नॉट इन शेल का मतलब? क्या पता। सर मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि जो ये मुर्गी का जो अंडा रहता है उस पे जीएसटी कितना लगेगा, तो बताया गया था 0%। हाँ, ये देखिए ना लिखा हुआ, बर्ड्स एग्स इन शेल फ्रेश प्रिजर्व और कुक्ड में भी है 0। लेकिन यहाँ अब ये लिखा हुआ बर्ड्स एग नॉट इन शेल एंड एग्स योक्स fresh dried cooked by steaming or boiling in water molded frozen or otherwise preserved whether not containing added sugar or other sweetening matter। सेल का मतलब क्या हुआ सर? शेल का मतलब वो जो व्हाइट वाला होता है वही व्हाइट वाला होता है। तो मतलब वो व्हाइट तो सर व्हाइट ही होता है। तो वो लोग व्हाइट कोई फूड जैसे पुडिंग जैसा कोई फूड है क्या सर? जो फूड होगा एक से बनता है। हाँ, एक से जो फूड बनता वही होगा। चलिए अभी ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग में पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एग वाज exempt फ्रॉम टैक्स बट एग white was taxed at the rate of 18%. The secretary suggested that this issue could be discussed in the fitment committee. The honorable minister from Goa stated that egg was also used in cakes and cake was taxed at the rate of 18%, while sweets were taxed at 5%, which was not logical. चलिए ये पढ़ते हैं। प्रोडक्ट्स कंज्यूम्ड ऑन क्रूज लाइनर्स। क्रूज लाइनर्स का एक बार समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। क्रूज लाइनर्स या फिर आप यूं समझ लीजिए जो कार्गो शिप होता है, ये कार्गो शिप यहां पर आया, यहां पर फ्यूल दिया गया, इसको हम लोग बंकर फ्यूल के नाम से जानते हैं। इसको क्या एक्सपोर्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे? सप्लाई टू दिस बंकर फ्यूल, और ये फिर ये जो सप्लाई टू दिस कार्गो शिप और ये फिर शिप बाहर चला जाता है। इज इट एक्सपोर्ट? नहीं, एक्सपोर्ट तो नहीं है ना, ये तो डोमेस्टिक सप्लाई है विद इन 12 नॉटिकल माइल उस स्टेट का, तो C+S लग जाएगा। हेलो, यस सर। अब इसके ऊपर रेट क्या लगाएंगे? 18 लगाएंगे, 5 लगाएंगे? आपको याद है श्रीलंका का एग्जांपल हमने लिया था, तो फिर हमने ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिस्कस भी किया था। इस पर 18 लग रहा था, इस पर 5 कर दीजिए आप, क्योंकि श्रीलंका नहीं तो ये कार्गो शिप यहां से फ्यूल नहीं लेगा, वो सीधे श्रीलंका आएगा, श्रीलंका से लेके जाएगा। डिस्कस किया था ना हमने। ये बंकर फ्यूल में ढूंढ के देख लेता हूं इसमें है या नहीं। बंकर फ्यूल होना तो नहीं चाहिए। अच्छा है, ये देखिए 2710 kerosene oil on PDS, the following bunker fuels for use in ships or vessels, namely IFO this CST marine fuel 5% है, पहले 18 था। सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहां लगाएं क्रूज लाइनर पे, जो पैसेंजर शिप्स होती है टाइटेनिक टाइप की, वो यहां आई तो फ्यूल तो लेगी, फ्यूल पे 5% है, सिर्फ फ्यूल नहीं है, यहां पर फूड भी ले सकती है, बाकी रिपेयर का भी काम हो सकता है। इनके ऊपर रेट क्या होना चाहिए? कम
या जितना फूड पे लग रहा है उतना ही होना चाहिए। तो देखिए क्रूज लाइनर आपको नजर नहीं आएगा। नाइबर में क्या जीएसटी चार्ज हो रहा है उसके ऊपर, फिर तो प्रॉब्लम वही रह गया ना। हाँ लेकिन ऐसा है नहीं, मैं आपको बता दूं क्रूज पे कोई है। क्रूज शिप्स, एक्सकर्जन बोट्स, फेरी बोट्स, कार्गो शिप्स, बार्जेस एंड स्मॉलर वेसल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स फॉर ना ये नहीं है, उस पर 5% जीएसटी है। लेकिन इसमें अगर आप फूड सप्लाई करेंगे तो प्रॉपर जो रेट है वही लगेगा। आइए पढ़ते हैं। The Honorable Chairman stated that he was informed by the Honorable Minister from Kerala that after levy of GST on product consumed on cruise liners, the tourists had stopped coming to Kerala. Therefore, a proposal should be considered to exempt tax on products consumed on cruise liners. The Honorable Minister from Kerala stated that earlier they did not levy VAT on products consumed on cruise liners. The Honorable Chairperson stated that cruise liners have large tourism potential, but one should be cautious that casinos should not get the benefit of tax exemption. He suggested that the Fitment Committee should examine the proposal to exempt from tax product consumed on cruise liner. The Council agreed to this suggestion. पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, याद रखिएगा कि क्रूज लाइनर्स को स्पेसिफिक एग्जम्पशन दिया जा रहा है। यहां ये वाला करते हैं। इसको करने से पहले बताइए, पंचायत अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंज्यूमर्स को एज पर आर्टिकल 243 डब्ल्यू है या कौन सा है? डब्ल्यू तो म्युनिसिपैलिटी के लिए है। चलिए, तो मुझे आर्टिकल याद नहीं आ रहा, लेकिन एज पर आर्टिकल इसमें फंक्शंस दिए हुए हैं। याद है आपको? पता है या नहीं पता है? रुकिए मैं आपको दिखलाता हूं। देखिए 7(2)B, जहां पर बाय वे ऑफ नोटिफिकेशंस कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को वो नो सप्लाई में डाल सकती है। तो 7(2)B में इसमें एक आया फंक्शंस ऑफ पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को नो सप्लाई मानेंगे। तो बोलता सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू ए फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये रहा। इसके बाद दे एडेड म्युनिसिपैलिटी आफ्टरवर्ड्स। नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो पंचायत कब आया? 1, 2 पंचायत आया 1 जुलाई 2017 से, और ये शुरू से है पंचायत। लेकिन म्युनिसिपैलिटी आया है 26 जुलाई 2018 को इंसर्ट किया गया। लेकिन इसको इफेक्टिव वाइड फाइनेंस एक्ट कर देता हूं इसको 2020 टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 रेट्रो इफेक्टिव किया गया इसको। तो अब इसमें जो डिस्कशन किया जा रहा है कि अगर पंचायत ये सब काम करेगी ऑब्वियसली कंसिडरेशन लेके, तो उसको हम नो सप्लाई में मानेंगे। अगर नो सप्लाई में मानेंगे तो क्या होगा बताइए? मान लीजिए पंचायत का टोटल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर है 18 करोड़। क्या इसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है, हाँ या ना? नहीं। क्यों सर? इनपुट तो लग चुका ना, क्योंकि एग्रीगेट नहीं एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं है। नो सप्लाई इज नॉट ए पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई आता है प्लस एग्जम्प्ट सप्लाई आता है। लेकिन जब हमने इसको नो सप्लाई में डाल दिया तो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बना। करेक्ट है? प्लस सिमिलरली म्युनिसिपैलिटी को भी यही कहा गया, और म्युनिसिपैलिटी का जो फंक्शंस है वो यहां लिखा हुआ है। करेक्ट है? यस। अब मुझे एक बात बताइए, अगर म्युनिसिपैलिटी के पास कोई प्रॉपर्टी है और उसको किराए पे देती है, रेंट पे, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में और बाकी जगह में म्युनिसिपैलिटी ने एक छोटी सी मार्केट बनाई हुई है और ये मार्केट को कमर्शियल स्पेस को किराए पे देती है। सर पॉसिबल है? पॉसिबल है। yes, अब म्युनिसिपैलिटी दो तरह का काम कर रही है। म्युनिसिपैलिटी दो तरह का काम कर रही है, एक टैक्सेबल सप्लाई कर रही है और दूसरा नो सप्लाई कर रही है। नो सप्लाई में 18 करोड़ है, टैक्सेबल सप्लाई में 25 लाख है। बताइए रजिस्ट्रेशन म्युनिसिपैलिटी को लेना पड़ेगा? यस सर। जी सर, देना पड़ेगा। और कुछ सोचिए।
रेंट से आ रहा है ये 25 लाख। प्लीज बाकी लोग बताइए। लेना पड़ेगा। और प्रीतम जी भी लेना पड़ेगा सर, 1 रुपया का भी अगर रहेगा टैक्सेबल सप्लाई तो भी लेना पड़ेगा। ओके, ये ट्रांजैक्शन रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज इन रिवर्स चार्ज यस सर, रिवर्स चार्ज, यस सर, है ना, याद आया? यस सर, यस सर, अगर रिवर्स चार्ज में तो जी। सामने वाली पार्टी देगी, रजिस्टर्ड पर्सन वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, यस सर, अगेन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। या तो म्युनिसिपैलिटी को इसीलिए नो सप्लाई में लेके आया कि इसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ना हो। तो पूरा देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, अगर ये टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं तो उनको रिवर्स चार्ज में डाल दिया ताकि अल्टीमेटली इनको रजिस्ट्रेशन ना लेना पड़े। आज होम मिनिस्ट्री टैक्सेबल सप्लाई करती है, क्या रजिस्ट्रेशन लेगी? मान लीजिए पुराने गुड्स बेचती है, सेकंड हैंड गुड्स बेचती है, तो होम मिनिस्ट्री को आप रजिस्ट्रेशन नहीं दिलवाएंगे ना, तो उनको क्या है, सेकंड हैंड गुड्स को ऐसे ही हमने रिवर्स चार्ज में डाला हुआ है। Yes. अब आप पढ़ते हैं इसको। Proposal to declare services supplied by central government, state government, union territory or local authority by way of any activity in relation to any function entrusted to municipality under Article 243W of the Constitution as neither supply of goods nor supply of services. Andhra Pradesh stated that the proposal to declare services provided by municipalities as no supply of goods or services should be accepted as some municipalities were smaller than panchayats. ये हमने किताब में डाला हुआ है ये अपने। The Senior Joint Commissioner Commercial Tax West Bengal stated that under the present GST laws, services provided by panchayats qualify as no supply and in other place as exempt supplies, which had led to ambiguity. If the services provided by panchayat was to be treated as neither as supply of goods or services, then it would not come under the purview of computation of aggregate turnover. But if it was to be treated as exempt supply, then the annual turnover of panchayat would need to be assessed after also taking into account the turnover of exempt supplies. And if this exceeds 20 lakh, then panchayats would need to take registration under GST. As a result, even small panchayats would become liable for registration. This anomaly was proposed to be rectified through a notification so that even if panchayat rented some property, it was not required to take registration if the annual turnover of taxable supply was less than rupees 20 lakh. अच्छा, ये जो रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी है पंचायत का, ये टैक्सेबल सप्लाई है या नो सप्लाई है? टैक्सेबल सप्लाई है सर। अब देखिए, ये कोई भी अगर आपसे पूछे कि पंचायत का टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, तो इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा जो इतने सारे फंक्शंस पंचायत के दिए हुए। अगर इस फंक्शंस में रेंटिंग लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ एग्रीकल्चर, लैंड इंप्रूवमेंट, माइनर इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, सोशल फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, खादी, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल फॉडर, रोड्स, rural electrification, non-conventional energy, poverty, education, technical training, adult libraries, cultural activities, market, health and service. अब पंचायत ने लाइब्रेरी खोल लिया और सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम कर रहा है, तो सब टैक्सेबल सप्लाई या नो सप्लाई? कहिए। नो सप्लाई। नो सप्लाई, क्योंकि यहाँ लाइब्रेरी का होता है, उसी से एंगल से देखना होगा आपको। अब देखिए, गुजरात स्टेटेड that as far as renting of property was concerned, it was already under reverse charge mechanism in case of supply of services to the registered person. In case such turnover of renting of property, including any other commercial activities, recording है ना? हाँ. In case such turnover of renting of property, including any other commercial activity not covered under this, is more than 20 lakh, the municipality will require to be take registration. पंचायत को तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई रिवर्स पंचायत और म्युनिसिपैलिटी दोनों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिवर्स चार्ज में वो आ जाएगा। अब आगे बोलेंगे ये, एट प्रेजेंट इवन इफ सच इनकम इज लेस देन 20 लाख एंड एज एक्टिविटीज अंडरटेकन एज पार्ट ऑफ W of the Constitution are not declared as no supply, turnover of such activities is included in the total turnover and municipalities are required to take registration even when the revenue from renting of property and other commercial activities is less than 20 lakh. If this proposal is accepted, municipalities are put at par with panchayats.
The council agreed that services given by municipalities under Article 243W of the Constitution would be treated as no supply of goods or service. It also agreed to other recommendations of the Fitment Committee to revert entry number 5 so that it was prior to its amendment. This. Clear है? Sir. लोग आ गया वे कह रहे हैं सिन एंड लग्जरी गुड्स को 28% में टैक्स कर दिया जाए। चलिए इसको छोड़ते हैं। लॉटरी, आज के डेट में लॉटरी का वैल्यूएशन कैसे होता है? किसी को कोई आइडिया? नहीं सर। अच्छा, लॉटरी रिवर्स चार्ज में है या नहीं है? लॉटरी का एक पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिवर्स चार्ज में है या नहीं है? देखना पड़ेगा सर। सर गुड मॉर्निंग सर, मैं भूपेश बोल रहा हूँ। हाँ भूपेश जी बोलिए। चूंकि लॉटरी सर वो टैक्स एग्जेम्पशन में नहीं आता है, उससे अगर किसी कोई भी अगर हमको इनकम होता है तो उस पर 30% हम लोग को टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स बोल रहे हैं आप? हाँ, इनकम टैक्स मत बोलिए, जीएसटी बताइए। लॉटरी रिवर्स चार्ज में है या नहीं? ये देखिए, सप्लाई ऑफ लॉटरी। लॉटरी गुड्स है या सर्विसेज से? पहले ये बता दीजिए। सर्विसेज। नहीं, गुड्स है। कैसे लिखा हुआ देख लीजिए। गुड सर। और कैसे है ये आपको डेफिनेशन ऑफ गुड्स पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज पढ़ेंगे तो मिलेगा। गुड्स का डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम लिखा हुआ है। यस, एक्शनेबल क्लेम इज लॉटरी। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है? आपके पास कोई कागज है, मान लीजिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इसमें लिखा हुआ है कि ए बी को 10 लाख रुपए देने के लिए प्रॉमिस करता है, या प्रॉमिसरी नोट है। तो बी के पास क्या है? एक कागज है जिसके बेसिस पे वो एक्शन लेके ए से ए को स्यू करके 10 लाख रुपए ले सकता है। दैट इज एक्शनेबल क्लेम, करेक्ट है? एक्शनेबल क्लेम सप्लाई है। इज एक्शनेबल क्लेम सप्लाई और नॉट? सप्लाई सर। नहीं है, नो सप्लाई। नहीं, नो सप्लाई। शेड्यूल 3 में है। शेड्यूल 3 ऑफ जीएसटी एक्ट। आप शेड्यूल 3 पढ़िएगा तो लिखा हुआ एक्शनेबल क्लेम डज नॉट इंक्लूड लॉटरी। ओके, यस यस सर। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि लॉटरी इज एक्शनेबल। एक लॉटरी, एक कागज के बेसिस पे यू आर क्लेमिंग दैट आई हैव वॉन ए लॉटरी ऑफ 10 करोड़, तो मुझे दीजिए आप। तो बेसिकली लॉटरी इज व्हाट? एक्शनेबल क्लेम। एंड वेदर एक्शनेबल क्लेम इज गुड्स और सर्विसेज? गुड्स। क्योंकि गुड्स के डेफिनेशन में लिखा हुआ है गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, करेक्ट है? यस सर। हाँ, अब तो लॉटरी भी क्या हो गया? गुड्स हो गया। गुड्स हो गया। एक्शनेबल क्लेम। हाँ, एक्शनेबल क्लेम गुड्स हो गया। अब गुड्स हो गया तो रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स में लिख दिया। अब क्या लिखा देखिए, सप्लाई ऑफ लॉटरी। कौन सप्लाई कर रहा है लॉटरी को? स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और एनी लोकल अथॉरिटी। ठीक, किसको सप्लाई कर रहा है? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट को। अगेन क्या इंडिया में जुआ लीगल है? गैम्बलिंग लीगल है या इलीगल है? डिपेंडिंग ऑन स्टेट्स लीगल। स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। तो अगर जैसे गोवा में अलाउड कर दिया, हाँ, सिक्किम वाले लॉटरी टिकट्स निकालते हैं। सिक्किम में भी कैसीनो है, गोवा में भी कैसीनो है, लेकिन सिक्किम वाले लॉटरी टिकट्स भी निकालते हैं। यस सर। वेस्ट बंगाल भी एक लॉटरी टिकट निकालती है। नहीं निकालती है सर। निकालती है। निकालती है। लेकिन बाकी और कोई स्टेट है जो लॉटरी टिकट्स निकालती है? पहले कर्नाटका में था सर, अभी नहीं। हाँ, पहले दिल्ली में भी था, अब नहीं है। तो मुझे नहीं लगता और कोई स्टेट है। कोई स्टेट है तो बता दीजिए।
शैलेश जी एमपी, शैलेश जी गए क्या? सर गैम्बलिंग लॉटरी के डेफिनेशन के अंदर आता है, तो गैम्बलिंग इज अ वाइड टर्म। हाँ हाँ, गैम्बलिंग आएगा, हॉर्स रेसिंग नहीं आएगा बस। तो दिस इज पार्टली ए गेम ऑफ स्किल, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब हम लोग यहाँ आते हैं। सप्लाई ऑफ लॉटरी, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी किसको सप्लाई कर रहा है? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट को, ठीक है। अब ये जो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट है, ये C+S या I? मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट सिक्किम का, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर वेस्ट बंगाल का, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे पता लगेगा? सप्लायर और ये प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई या तो रिसिपिएंट का होगा या कोई और रूल जो बनाया गया। क्या लगेगा? C+S या I? देखिए इन्होंने क्या कहा कि अगर सेम स्टेट में लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर है तो C+S लगा देंगे, किसी और स्टेट में है तो I लगा देंगे। HSN नहीं बताया सर इसका? हाँ जी, HSN कोड HSN देख लेते हैं, रेसिड्यूरी में आ जाएगा मुझे लगता है 149। वैल्यू क्या होगा वो इम्पोर्टेंट था। 28%। हाँ, लेकिन अभी मिनट्स में तो वैल्यू पे तो आज भी डिस्कशन चल रहा है जिनेश जी। ये देखिए 28% टैक्स है। और वैल्यू कैसे करते हैं? देखिए लॉटरी का MRP मान लीजिए 100 रुपए है, तो 100 को 128 से डिवाइड कर दीजिए, वो वैल्यू आ जाएगा। इंक्लूसिव ना? हाँ, ये 100 MRP इंक्लूसिव वन मिल जाएगा, इंक्लूसिव मेथड से करना। और ये देखिए एनी चैप्टर, इसका सीरियल नंबर 228 है, ये किसी भी चैप्टर में है, रेसिड्यूरी में आएगा ये 28%। लेकिन सर सर लॉटरी में क्या होता है सर, उसमें लिखा रहता है कि भाई आप लोग ले आओ डोनेशन इतना है। मारो बेटा, और- मारो खा। हेलो, हाँ प्रीतम जी बोलिए। हम बोल रहे हैं कि लॉटरी में क्या लिखा होता है? डोनेशन लिखा रहता है 99 और 10% उस 1 रुपया लिखते हैं, उसका 10 जोड़ के लिखता है 100 रुपीज। अच्छा, यही तो लिखता है ना लॉटरी में। नहीं हमें नहीं पता, आप बता रहे हैं तो अच्छा है। आप कह रहे हैं मान लीजिए 100 रुपया का है लॉटरी का टिकट, तो उसमें लिखेगा डोनेशन 1999, मतलब 99, हाँ हाँ और टिकट प्राइस ऑफ हाँ हाँ, लॉटरी 1 रुपया। हाँ ये वेस्ट बंगाल करती है। हाँ हाँ। अच्छा, डोनेशन 99 और कुछ क्या लिखा होता है इसके ऊपर? वो यही लिखा होता है सर। हेलो, बताइए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ गया है। सर क्या बोल रहे हैं वो? ये कह रहा है कि वेस्ट बंगाल में जो लॉटरी टिकट बिकता है, हाँ उसमें अगर 100 रुपया का लॉटरी टिकट है तो 99 रुपीज डोनेशन लिखा होता है, 1 रुपये का टिकट प्राइस लिखा होता है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता, होता है ये? हाँ, प्रैक्टिकली वो बता रहे हैं, वेस्ट बंगाल के ही हैं। कोई अब सवाल ये उठता है कि 100 रुपए पे GST लगेगा या 1 रुपए पे GST लगेगा? बाकी तो डोनेशन है। कोई कॉपी है तो देख सकते हैं सर, अगर मिलता है तो मैं भी गूगल में देखता हूँ सर। नहीं, ऐसे बताइए ना, गूगल करने की जरूरत नहीं है, वी हैव द आंसर। आया इस तरह से सोचिए, इज इट ए पार्ट ऑफ कंसिडरेशन दिस 99 रुपीज फॉर परचेज ऑफ लॉटरी? Yes, part of consideration. सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, यस और नो? क्या कंसिडरेशन के? अच्छा एक बात बताइए, एक सोचिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, आपने इसको डोनेशन दिया, ये कह के कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट, इसको आप डोनेशन दिया 2 लाख का, और चैरिटेबल ट्रस्ट ने कहा कि यहां पर हम आपका नाम लिख देंगे,
Is this donation consideration? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Is it a supply? Yes. Yes. Is there any contract? Ye- Yes. उसके नाम प्रो क्यों लिखेगा है या नहीं? मैं पैसा दूंगा, नाम लिखेंगे तो क्विड प्रो Yes. क्यों है या नहीं है? Yes. तो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। पूरे 2 लाख पे जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करती है चैरिटेबल, क्विड प्रो क्यों नहीं है, तो ये सिर्फ डोनेशन माना जाएगा और इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक बात है। अब आइए यहाँ पर यहाँ पर डोनेशन 99 रुपीज का 1 रुपए का टिकट प्राइस। अब इसको सोचिए आप, Yes, sir. Same. सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे या नहीं लगा देंगे? Yes, sir. अब मुझे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कर रही है तो सोच समझ के ही कर रही होगी। व्हाई आई एम सेइंग सो, तो हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि हो सकता है इसमें नहीं लगे। लॉटरी का टिकट देखिए कैसे काम करता है, आपने वो जीएसटी में वैल्यूएशन में भी देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। ये कहता है कि आपने मान लीजिए 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किया लॉटरी से और इसमें से 70 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पुराना कॉन्सेप्ट बताओ तो रेट लगेगा 18%। अगर 100 करोड़ में नहीं, सॉरी, रेट लगेगा 28%। 100 करोड़ में अगर 90 करोड़ बाय वे ऑफ लॉटरी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो टैक्स लगेगा कितना? तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कम टैक्स, कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ज्यादा टैक्स। क्लियर है? अब ये 100 रुपए में से 99 रुपीज आप कह रहे हैं डोनेशन है, तो ये डोनेशन के रूप में किसी कहीं चला गया, मान लीजिए एजुकेशन के रूप में या कहीं चला गया, स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, ये सब में चला गया। और ये जो 100 करोड़ रुपया आया है वो सिर्फ 1 रुपये से आया है। तब हो सकता है कि दिस 99 इज नॉट ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। हेलो, क्लियर है? ये भी लेकिन बट दिस इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड। मैं ये जो कह रहा हूं ये इट इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड। मुझे नहीं पता कोर्ट्स क्या लेंगे, लेकिन ये अगर व्यू पॉइंट लिया जाता तो हो सकता है दिस वोंट बी ट्रीटेड। तो उस लॉटरी टिकट में और भी बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, सिर्फ 99 रुपीज सिर्फ डोनेशन के रूप में नहीं लिखा होगा, और भी बहुत सारी चीजें लिखी होंगी। और देख लीजिएगा, क्योंकि लॉटरी का मामला फ्रॉड भी हो सकता है। 100 रुपए का लॉटरी टिकट है, चिपकाया और 99 रुपीज कुछ स्टिकर चिपका दिया, वी डोंट नो, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है। प्रीतम जी, हाँ सर, तो ना वो लॉटरी का अब कहीं मिले तो आपको उसका पूरा टेक्स्ट भेजिएगा, तब जाके और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है सर। मैं गूगल में इमेज ढूंढ रहा हूँ सर। नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिए उसको, मिल जाए तो बहुत बढ़िया। He informed that the report of the committee was submitted, which is a part of Annexure A of this agenda. That this is a clarification may be issued that if the organizing state is registered in the state in which organizing state lottery is being sold or has fixed establishment there, then the supply of lottery by organizing state to the lottery distributor or selling agent is an intrastate supply on which C and S of the consuming state is to be paid under reverse charge by the lottery distributor. If the organizing state is not registered in the state in which organizing state lottery is being sold, this, और इसको हम लोग क्या लगाएंगे? IGST लगाएंगे। ठीक है? अच्छा, एक बात बताइए, सिक्किम का लॉटरी क्या दिल्ली में बिक सकता है? MP में बिक सकता है, गोवा में बेच सकते हैं? बेच सकते हैं। Yes, sir. अगर वो स्टेट अलाउ करे तो। Yes, sir. हाँ, इसीलिए लॉटरी रेगुलेशन एक्ट ये सब में चेंजेस, ये सब की बात कर रहा है। ठीक है, कि कंजम्पशन का। द लॉटरी ऑर्गेनाइजिंग स्टेट्स एंड द स्टेट्स इन विच लॉटरीज आर कंज्यूम्ड मे फ्रेम फॉलोइंग रूल्स अंडर सेक्शन 12 ऑफ द लॉटरी रेगुलेशन एक्ट। तो ये है फॉर सेल ओनली, ये सब का कुछ रूल्स बना सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अब मुझे एक बात बताइए आप, टूबी में क्रेडिट आया 100 रुपया, इसमें से ब्लॉक क्रेडिट है 17/5 का 20 रुपया, और 42, 43 का क्रेडिट जो आपको रिवर्स करना है वो 10 रुपया करना है। ठीक बात है? 3B में क्या क्या एंट्री करेंगे आप? फॉर्म 3B में
₹100 पूरा लिखेंगे पहले। आईटीसी पूरा अवेल करेंगे, हाँ, उसके बाद रिवर्सल में रिवर्सल, एक परमानेंट रिवर्सल है हाँ, यस सर, और एक टेम्पोररी रिवर्सल है यस सर, है ना? तो Yes, परमानेंट रिवर्सल में पूरा 20+10 डाल देंगे यस सर, और 180 डेज का मामला है। अब रूल 37A का मामला आ गया तो वो टेम्पोररी, पहले Temporary. अभी रिवर्स कर रहे हैं, बाद में हम लोग रिक्लेम कर लेंगे। ठीक, जब हम लोग ये फॉर्म 3B आपके साथ डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये एक रीजनिंग दी थी। क्या रीजनिंग दी थी? कि ये पूरा लेने, अब शुरुआत में संतोष पाटिल जी को याद होगा, उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि भैया ये लेना ही नहीं है, ये 20 रुपए तो लेना ही नहीं है क्योंकि ब्लॉक है, यही कह रहा था ना मैं। फिर संतोष पाटिल जी ने कहा नहीं, फिर हमने पढ़ा तो पता लगा यस भूल गए थे हम लोग, ये 100 रुपए पूरा लेके रिवर्स करना है, परमानेंट रिवर्सल एंड टेम्पोररी रिवर्सल। और हमने रीजनिंग ये दी थी, हो सकता है 2B के साथ मैच करवाने के लिए कर रहे हैं वो, लेकिन एक्चुअल रीजनिंग कुछ और है जो यहां पढ़ के पता लगा। अच्छा, अब देखिए रीजनिंग क्या है, ये क्यों किया ऐसा इन्होंने। सर 27 की 20th जनरल मीटिंग है, काउंसिल मीटिंग, ये 28 है, ओके, ठीक है। डिसीजन बहुत बाद में जाके लिया, ये 2018 में डिस्कशन हो रहा है, ये 2022 में डिसीजन लिया गया 3B चेंज करने का, पहले भी चेंज कर सकते थे, लेकिन इन्होंने यहीं पर इसका बीज यहीं मिला 28 में। देखिए क्या था प्रॉब्लम। आज मुझे एक बात बताइए, अगर ये IGST का क्रेडिट है या CGST SGST का भी क्रेडिट है, तो क्या ये क्रेडिट गवर्नमेंट की इनकम है जो 2B में आ रही है? हेलो, नहीं पूरी, वो तो वापस करना है गवर्नमेंट को। वापस Yes. करना। जब वापस करना है तो वो स्टेट को ये पैसा बांट सकती है। हाँ, मान लीजिए 2B में क्रेडिट पड़ा हुआ है 1000 करोड़, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट कहे कि ये 1000 करोड़ मुझे दे दो, दे पाएगी? बस अब नहीं पता ही सकते। नहीं है 1000 करोड़ में कितना रिवर्सल होगा, जो रिवर्सल होगा परमानेंट रिवर्सल होगा वही तो बटेगा। हाँ, यस सर, तो इन्होंने बोला कि भैया, अब इन्होंने फिर क्या चीज किया, बोला भैया जितना 2B में उतना पूरा ले लो, हाँ, फिर 3B में भरवाओ जो परमानेंट रिवर्सल है, ताकि बांट सके स्टेट को। समझ में आया? तो यही रीजन था, और ये मैं पढ़ देता हूं। The Joint Secretary stated that second reason for accumulation of IGST was that ineligible input tax credit was not being reversed. है ना? He stated that manufacturers of exempt goods are not eligible for input tax credit, and banking and financial companies are eligible only for 50% of input tax credit. Many of such entities were taking only the eligible amount of input tax credit into their ledger. हम लोग क्या कर रहे थे, जितना एलिजिबल हुआ वो ले लिया, रिवर्स करने की क्या जरूरत है? ये कह रहे थे नहीं पूरा लीजिए फिर रिवर्स कीजिए। Had the taxpayer taken the full amount as input tax credit and they reverse 50% or whatever proportion for which they were ineligible, then IGST to that extent could have been apportioned to that state where the taxpayer was registered. He informed that in 3B, information to be filed under Table 4 was meant to facilitate settlement, but taxpayers were not declaring reversal of any ITC and ineligible input tax credit. So information regarding ineligible input tax credit was not getting captured and amount was remaining unapportioned. He stated that the total credit of IGST available was 42 lakh crore. But credit taken in the ledgers of taxpayer was 3.35 lakh. अब ये जो बचा हुआ पैसा है वो क्या करने वाला है, फिर से लेने वाला पता ही नहीं. In fact, 45,000 crore was not reflected in any input tax credit ledger as they were not featuring in the tax returns and hence they were not getting apportioned. He informed that in order to address this problem, it was proposed that in the format for annual return under GST law, a table for reconciliation of ITC available and ITC availed, as mentioned in this should be inserted. तो अब उन्होंने कहाँ इंसर्ट किया है? 3B में. ये मुझे नहीं समझ में आई क्या RFID. Another recommendation was to dovetail GST and transport international routers so that ID number of TIR carnet holder can be treated as valid e-way bill.
ये कुछ फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने इसको ढूंढा भी, ये कोई इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, ये नंबर पता नहीं है। किसी को कोई आइडिया है तो बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। डोटेल जीएसटी का मतलब ही नहीं समझ में आया। हाँ, डोटेल, मतलब इसके साथ लिंक कर देंगे। हाँ डोटेल, डिटेल का समझ में आ गया। अच्छा, डो का टेल, अच्छा ओके, हाँ टू डोटेल जीएसटी एंड ट्रांसपोर्ट। हाँ, लिंकिंग है बेसिकली, लिंकिंग है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये आपको पता है ये सेस लगाना चाह रहे हैं? मान लीजिए शुगर सेस लगाना चाह रहे हैं, पॉसिबल है? कहिए। सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अपना जो 20th काउंसिल मीटिंग में जो पैराग्राफ 13 था, जो हमने डिस्कस किया अभी सीबी में, वो क्रेडिट के लिए जो इन्होंने अमेंडमेंट किया अभी, वहां पे ये इंसर्ट कर सकते हैं? कर दिया होगा हमने, कर दिया ना? हाँ कर दिया होगा, रिटर्न वाले चैप्टर में करना है। हाँ 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 कर दिया होगा, मैं फिर भी आई विल रीचेक इट। मुझे एक बात बताइए, शुगर पे सेस लगा सकते हैं? अब जीएसटी काउंसिल देखिए, जीएसटी काउंसिल में देखिए क्या है, जीएसटी काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन स्टेट्स ऑन एबॉलिशन ऑफ टैक्सेस, number of goods or services to be exempted, making of rules, threshold rates of levy of surcharge, any special rate or rates for specified period to raise additional resources during any natural calamity or disaster. अब ये शुगर सेस लगाना चाह रहे हैं, not because of natural calamity, but to fund the farmers, to protect the farmers. Is it possible? तो यहां लिखे हुए पावर टू लेवाई सेस बाय द यूनियन और स्टेट्स, द GOM, the group of ministers, is of the view that since the matter is sub judice in the Honorable Supreme Court, it would be advisable to wait till the final judgment of the Honorable Supreme Court is given on constitutional validity of imposition of compensation cess under GST. तो ये भी चैलेंज है, कंपनसेशन सेस लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप जीएसटी में देखेंगे ये इसमें, तो कंपनसेशन सेस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है? नहीं, आज के डेट में कंपनसेशन सेस है ना? कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ कंपनसेशन सेस के बारे में, 279A। ये भी चैलेंज है, ऊपर से आप शुगर सेस भी लगाना चाह रहे हैं, और कंपनसेशन सेस हट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना है गवर्नमेंट को। क्यों? गवर्नमेंट 28% को 40% कर देगी। बस स्टेट गवर्नमेंट को जितना कंपनसेशन मिलना था वो शायद अब 1.5 लाख करोड़ के आसपास आ रहा है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 28 कंप्लीटेड। देखिए ये वाला केस रिट पिटिशन, इसमें ना पिटिशनर रेस्पोंडेंट कुछ नहीं लिखा हुआ है, फिर मैं इसका शॉर्ट में आपको बता देता हूं हुआ क्या। इसने क्या किया, मान लीजिए एक सप्लायर है और एक रिसिपिएंट 1 है, रिसिपिएंट 2 है। रिकॉर्डिंग ऑन कर ली ना मैंने? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, इसने एक्चुअल सप्लाई इसको किया था 100 + 18 = 118, इन गलती से इसने रिसिपिएंट 2 का नाम डाल दिया GSTR 1 में। अब GSTR 1 में किसका नाम चला गया? रिसिपिएंट 2 का। क्या हुआ होगा बताइए? अब बिजनेस वर्ल्ड में क्या हुआ होगा? ये तो इसने तो क्रेडिट ले लिया होगा R2 वाले ने तो। नहीं, R1 ने क्या किया, बोला हम 18 रुपए देंगे नहीं आपको। अच्छा, उसने ऐसे, बिजनेस में तो ऐसा ही होता है। हाँ, बिजनेस वर्ल्ड में 100 रुपया मिल गया इसको, इसने क्रेडिट नहीं लिया, नो क्रेडिट।
बोला मेरा है ही नहीं, मैं क्रेडिट क्यों लूं। और बेसिकली ये भी वोडाफोन है, ये भी वोडाफोन है। अब गलती हो सकती है या नहीं हो सकती है। एक वोडाफोन महाराष्ट्र, एक वोडाफोन दिल्ली है, तो वोडाफोन अब जीएसटी नंबर उसको, ये नेचुरल गलती है, नेचुरल गलती है। ऐसा नहीं है कि एक वोडाफोन है दूसरा एयरटेल है, दोनों ही वोडाफोन है। तो ये ऑफिसर को बोला सर ये जो 18 रुपया इसने तो क्रेडिट लिया नहीं है, ये जो 18 रुपया हमने 3B से पेमेंट कर चुका है, रिफंड दो। मैं इसका नाम डालूंगा। ऑफिसर ने मना कर दिया। फिर ये नहीं, ऑफिसर ने कहा कि ऐसा करो रिफंड के लिए अप्लाई कर दो। तो जब रिफंड के लिए अप्लाई करने गया तो टाइम जा चुका था, 2 साल का जो टाइम होता वो लैप्स कर गया। अब लैप्स कर गया तो रिफंड मिलेगा कैसे। तो इसने एक रूल 97A है, ये रूल 97A क्या कब लेके आए थे, जब उन्होंने रिफंड ऑनलाइन नहीं किया था तो 97A ले आए, बोला चलिए आप है ना ऑफलाइन फाइल कर दीजिएगा RFD 01A से। जब ऑनलाइन आ गया तो एक सर्कुलर निकाल दिया कि भैया 97A तो इनएफेक्टिव है, अब आपको सब कुछ ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। तो ये कोर्ट चले गए और कोर्ट कहा था भैया 97A में जब ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट है तो मेरा ऑफलाइन रिफंड क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा। 97A तो रूल से खत्म नहीं हुआ ना। तो कोर्ट ने अलाउ कर दिया, यस ऑफलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं और लिमिटेशन पीरियड नहीं लगेगा। और लिमिटेशन पीरियड इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये रिफंड सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग नहीं है, रूल 89 के अकॉर्डिंग नहीं है। जो सेक्शन 54 और रूल 89 के अकॉर्डिंग नहीं है उसमें नॉर्मल लिमिटेशन एक्ट लगेगा और रूल 97A से आपको रिफंड देना होगा। क्लियर है? तो सर अभी अगर ऐसा मामला आता है तो एप्लीकेशन होता है? नहीं, अगर मान लीजिए आपको रिफंड अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑनलाइन, तो ऑफलाइन अप्लाई कीजिए रूल 97A के अकॉर्डिंग। ये मामला ऑनलाइन में नहीं होता है क्या अभी? नहीं, लिमिटेशन पीरियड के अंदर होता तो हो जाता। हाँ 2 इयर्स एक्सपायर भी कर गया। अभी 2 इयर्स एक्सपायर हो गया ऐसा मामला आज की तारीख में, तो 97 में चलेगा। लेकिन फिर वो लिमिटेशन भी देखना होगा इसमें। तो ये भी था कि 54 एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, रूल 89 एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, तब जाके गया। इसमें कहीं लिखा हुआ है, मैंने याद नहीं है। रिफंड बोले तो 54 में सब कुछ कवर है, ये मामला कवर नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है आज की तारीख में? ये देखिए ना, ये सब कुछ मन याद ही नहीं है कि क्या ग्राउंड लेके उन्होंने कहा। एक मिनट रुकिए। रूल 97A, since where application for refund cannot be filed electronically, then rule 97A requires that refund application be filed manually. Since अब देखिए जब ये notwithstanding anything contained in this chapter लिख दिया तो लिमिटेशन पीरियड रूल 89 ये सब खत्म हो गया ना। अब सिर्फ रूल 97A चलेगा। Contains a non-obstinate clause and it intends to override rule 89 to 97 of CGST rules. It further held that if the contention of the respondents that no application in any form other than the online can be received, यानी कि ये गवर्नमेंट कह रही है, and processed is accepted, rule 97A would be a dead letter and becomes redundant. तो रूल 97A तो डेड हुआ नहीं है, ये आज भी है। और ये रूल 89 to 97 को जब ओवरराइड कर रहा है तब आपको ये लिमिटेशन पीरियड जो लिखा हुआ रूल 89 में वो अप्लाई नहीं होगा। यही ग्राउंड किया। लॉयर जबरदस्त था इसका। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि भैया रास्ते हैं, सॉल्यूशन है, बस ढूंढना आना चाहिए। ये देखिए, और रास्ते कहाँ मिलेगा? मेरिट में नहीं मिलता रास्ता, कहाँ मिलता है? टेक्निकलिटीज में, केस लॉ में, टेक्निकलिटीज या लॉ के ग्राउंड में। ये देखिए, द क्लेम ऑफ द पिटिशनर इज बार्ड बाय लिमिटेशन इज नॉट टेनेबल। एक्सेप्ट ही नहीं किया कोर्ट। तो ये वाला केस प्रीतम दास जी के केस में नहीं लगने वाला है,
ठीक बात है ना। तो अब प्रीतम दास जी, जो मेरा व्यू पॉइंट है, हम लोग ये कहेंगे, प्रीतम जी, हाँ सर बोलिए। हाँ हम लोग ये कहेंगे, देखिए अपील में जाएंगे, इसमें अपील में जाएंगे तो हम लोग ये बोलेंगे सर ऑफिसर ने मुझे डराया था कि नहीं पे करेंगे तो। रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ कोई बात नहीं, इसका तो हो जाए। तो ऑफिसर ने हमें डराया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, क्या क्या कहा था वो आप लिख दीजिएगा, शो कॉज नोटिस इशू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसीलिए डर के मारे ये हमने लिख दिया एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिसर, और ऐसा हुआ भी था। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि ये 38,000 जो है वो मिल जाए। दूसरी बात, ये 2A वर्सेस 3B का मिसमैच, इसका रिकंसिलेशन है आपके पास? हाँ है। आपको एकदम अच्छी तरह से दिखला पाएंगे 38,000 का इनवॉइस, ये वगैरह वगैरह सब कुछ है ना आपके पास? मेरिट होना चाहिए, याद रखिएगा, तभी ये ग्राउंड एक्सेप्ट होगा। तो ये मेरिट होना चाहिए। तो 2A वर्सेस 3B का मिसमैच है, बट आई हैव ऑल इनवॉइसेस एंड आई हैव पेड द टैक्सेस आल्सो। तो आई कैन नॉट बी डिनाइड द जस्ट बिकॉज देयर इज अ मिसमैच बिटवीन 2A वर्सेस 3B। ठीक है प्रीतम जी, तो यही ग्राउंड लेंगे हम लोग। चलिए, तो हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में, और फोन पे बात करेंगे, है ना? ठीक। चलिए, और किसी का कोई क्वेरी है तो पूछिए।